बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 जुलाई और बुध का दिन है। आज की अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर अपना तजिया भी पेश करेंगे। पाकिस्तान में जो मानसून का चौथा स्पेल शुरू हुआ उसकी तबाहकारियों के बारे में बात करेंगे और एक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के ऊपर पुलिस का उसके घर पे पुलिस ने रेड की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और सीज फायर खत्म हो गया। ईरान अमेरिका जो जंग रुकी थी वो आज से दोबारा शुरू होगी। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो हालिया पुरतशद्दद वाक़यात पेश आए जिसमें काफ़ी कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी मज़ाक़ा खेज़ खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद में एक पुलिस फोर्स ने, पुलिस के एक जत्थे ने जिसमें 11 अफराद शामिल थे, एक अटॉर्नी जनरल के घर पर छापा मारा। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का बंदा है, ये पीटीआई का कोई घर थोड़ी था कि जिसके ऊपर छापा मारें, तोड़ फोड़ करें, किसी को ले जाएं, चंद दिनों के लिए अगवा कर लें और कई दिन उनको गायब रखें, कोई पूछने वाला नहीं। भाई जी, ये अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के, उनके घर में। अब सोचने की बात यह है कि अटॉर्नी जनरल के घर में पुलिस ने छापा बगैर सोचे समझे नहीं कि मारा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात या कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद पुलिस के पास होंगे कि पुलिस ने वहां सोच समझ के रेड किया। पुलिस इतनी बेअक्ल नहीं है कि बगैर सोचे समझे इतने बड़े घर में छापा मारने। लेकिन पुलिस के जो चलाने वाले हैं, आपको भी पता है उनके क्या हालात हैं। अटॉर्नी जनरल के घर छापा हुआ, उसकी तहकीकात चंद लम्हों में हुई और जितने पुलिस वाले थे सबके ऊपर एफआईआर भी नामजद कर दी गई और उनको मुअत्तल भी कर दिया गया। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, यहाँ माइट इज राइट वाला कानून चल रहा है। जिसके हाथ में डंडा होता है उसकी भैंस हो जाती है और यही सिलसिला चल रहा है और यही मुल्क को यहाँ तक ले आया है। अगर ये माइट इज राइट का कानून लागू ना होता तो आज कश्मीर में ये हालात ना हो रहे होते, आज बलूचिस्तान में ये हालात ना होते, मुल्क के दूसरी जगहों पे ये हालात ना होते। यहाँ गोरख धंधा है, ये पूरी लाकानूनियत के साथ हमारा मुल्क चल रहा है। किसी मामले में भी कानून की पासदारी नहीं की जा रही, बल्कि अब तो कानून के कान मरोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कान मरोड़ दिए गए हैं, हाई कोर्ट के कान मरोड़ दिए गए हैं। किसी में जुर्त नहीं है कि हुकूमत कोई फैसला करे और उस फैसले के खिलाफ आए। बेगुनाह लोग जेलों में कैद है, तो उनको छुड़ाने के लिए किसी जज के पास ताकत नहीं है, किसी अदारे के पास, दूसरे छोटे अदारे के पास ताकत नहीं है। और ये चौपड़ राज, अंधेर नगरी और चौपड़ राज का कानून है और यही चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अब मुल्क जो पाकिस्तान में मानसून का जो स्पेल है चौथा, वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ अजला में फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जो 3 स्पेल आए और जो भारत की तरफ से पानी आया, उसने जितनी तबाही मचाई है उसका जिक्र पिछले कई साल से आ रहा है। ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो अवाम तबाह बर्बाद हो जाती है, लोगों की जानें चल जाती हैं, लोगों के अमलाक तबाह हो जाते हैं, लोगों के खेत उजड़ जाते हैं, जानवर मवेशी जो है वो बह जाते हैं। लेकिन हुकूमत उनके इंतजामात के ऊपर अभी तक कोई संजीदगी जाहिर नहीं कर पाई। अब चौथे स्पेल में बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं कि अभी सरगोदा के मुख्तलिफ अहम तरीन इलाकों को खाली करने के लिए वार्निंग जारी की जा रही है। कल की बात है कि एक दोस्त का फोन आया कि दरिया रावी के पास उनका घर था, राना टाउन की तरफ, लाहौर राना टाउन की तरफ। तो उसने कहा कि मेरी पिछली आबादी जो है वहां 12-12 फुट पानी जमा हो चुका है, यानी कि दूसरी मंजिल तक पानी जा चुका है और आवाम ने, हुकूमत ने उनको घर खाली करने के लिए कह दिया। अब ये सोचें कि यहाँ अरबों रुपया इस्तेमाल होता है और ये हर साल बरसात होती है, हर साल फ्लड आता है, पानी आता है। ना यहाँ पे डैम बनेंगे, डैम के बारे में कोई इस हुकूमत को के पास संजीदा एफर्ट नहीं है। जो पिछली हुकूमत में डैम के ऊपर काम किया था वो भी रुक चुका है। जिन डैम्स को 2027 में मुकम्मल होना था या 2026 में मुकम्मल होना था, उनके ऊपर बिल्कुल सर्दमेरी जारी है और वो खामोशी से उन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया।
अब इस बारिशों से आवाम का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी तरह की संजीदगी नहीं दिखलाई जाती। मुझे यहाँ बैठे बैठे 1985 का वाकया याद आ गया कि 1985 में पाकिस्तान पंजाब में काफी बड़ा सैलाब आया था रावी का, और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने लोगों को बहुत सारे चेक बांटे, और बहुत सारे लोगों का, बेशतर लोगों का गिला ये रहा कि वो चेक कैश ही नहीं हुए। हालांकि वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और उन्होंने खुद बांटे थे, कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगे, लोगों को बड़े बड़े दिलासे दिलाए गए, लेकिन किसी को इमदाद उन लोगों को मिली जिनके कोई सोर्सेज थे, जो इमदाद हासिल कर सकते थे, जो मुस्तक थे इमदाद के, वो चेक लेके पंजाब बैंक में जाते रहे और वहां से झड़कियां खा के वापस आते रहे। आज भी 40 साल के बाद, 41 साल के बाद वही हालत है। जिसका 1 करोड़ का घर गिर गया या 1 करोड़ की अमलाक का नुकसान हुआ, पिछली दफा उसको 25,000 या 20,000 दे दिया गया। वो अल्लाह के बंदो, वो उनके हाल पे रहम करो। अरबों रुपया आप सड़कें बनाने पे लगाते हो, डेवलपमेंट फंड है, और जो अदारे हैं जो फ्लड को कंट्रोल करने वाले, वो क्यों नहीं फ्लड के रास्ते को साफ करवाते और पानी जमा करने के लिए एफर्ट करते? क्योंकि इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका फायदा नहीं है, अवाम की तबाही में उनका फायदा नहीं है। अवाम की अमलाक तबाह होती है, इन लोगों को फंड मिल जाता है, और ये फिर जो ऊपर वाले लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, उनकी दिहाड़ियां लगती हैं, वो करोड़ों रुपया हर साल कमाते हैं। और ये अरबों रुपए का बिजनेस है, कई अरब डॉलर का बिजनेस है। पाकिस्तानी की जाने जाती हैं, कारोबार तबाह होते हैं, उनके अमलाक तबाह होती हैं, लेकिन वो फायदा ऊपर वालों को होता है। खैर, इतलात ये है कि सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवाना है, के अहकामात ऐलानात जारी हो रहे हैं और मस्जिदों में ऐलानात किए जा रहे हैं कि फलां फलां इलाके को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों से जो एहतजाजी जो चल रहा था, एहतजाज चल रहा था, और जिसको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इसमें जो सियासी अफराद की सियासी कोशिश थी वो नजर नहीं आई। कल तक इतला थी, कल वाले एहतजाज में 31 कश्मीरी शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं रही। बलूचिस्तान में जो हालात हैं उसको देख लें। मैंने कल भी कहा था कि 3 साल पहले जब माहरिंग बलोच चंद 100 खवातीन के साथ इस्लामाबाद आई, तो वो वफाक के पास अपनी दरख्वास्त लेके आई थी। वो वफाक के ऊपर एक यकीन लेकर आई थी, उन्हें उम्मीद थी कि वफाक हमारी बात सुनेगा और हमारे सूबे में जो हालात हैं, जहां अगवा, कत्ल, डकैती हो रही हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान, जानों को नुकसान पहुंच रहा है, कुछ लोगों को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, तो वफाक हमारी बात सुनेंगी। लेकिन उनके साथ क्या किया वफाक ने? ना किसी चीफ जस्टिस की गैरत जागी कि वो उनको बुला लेते और उनके सर पे दुपट्टा देते, ना कि वजीर आजम सदर ने ये कहा कि उनको गले लगाएं, उनकी जो तकलीफों को सुने और उनको हौसला दें और उन तकलीफों के तदारक का कोई जरिया पैदा करें। आज देख लें कि बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। ये क्यों नहीं अकल के नाखून लेते? ये जो मशीरान हुकूमत ने मशीर की फौज जो इकट्ठी रखी हुई है, उन मशीरों के जो दिमाग है खाली है, उनमें भूसा भरा हुआ है, या उनमें दिमाग है ही नहीं, या वो कह रहे हैं कि उनका दिमाग घास चरने चला गया। मुझे नहीं समझ आती कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वजीर आजम को क्यों ऐसे मशवरे नहीं देते जो वफाक को कायम रखे, वफाक के लिए आसानियां पैदा करें। अब कश्मीर के में जो एहतजाज हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या किया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? क्या सियासी इकदाम किया? क्या वो एक्शन कमेटी के साथ ऐसे फ्रूटफुल डायलॉग किए थे? अगर डायलॉग किए थे तो उसका क्या रिजल्ट है? आज क्यों वो नौजवान सड़कों के ऊपर हैं? यही आपने बलूचिस्तान में किया था, अब यही कश्मीर में कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? पंजाब में आपने क्या कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में पीटीआई के लोगों के ऊपर आपने जो तशद्दुद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है।
जो अमरीके में आपने तहरीक लब्बैक के नौजवानों पे किया वो भी हर चीज सामने है। जो 9 मई को हुआ वो भी अवाम के सामने है। अवाम ने आंखें बंद नहीं की, अवाम अपनी मेमोरी में, अपनी डायरी में हर चीज लिख रही है और उसको आपको इस सिलेक्शन में उस अवाम ने अपनी याददाश्त के मुताबिक आपको उसका नतीजा भी दे दिया। आप आइंदा के लिए सोचें, तहम्मुल से सोचें, बुर्दबारी से सोचें, अकल से सोचें कि हमने मुल्क को, इस रियासत को किस तरफ लेके जाना है। क्या अनारकी से आपके फायदे है? क्या मुल्क में अनारकी फैलने से आप ये मुल्क में खुशहाली आएगी? बेरोजगारी मुल्क में तूफान की तरह उभर चुकी है, लोग घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं और यहाँ खुदकुशियां चल रही हैं, अवाम का हाल बुरा है। आप संजीदगी से क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दे रहे? हुकूमत के आप ईरान, इराक, अमेरिका में तो चले गए हैं कि आप अमेरिका को बचाने के लिए, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप भाग के जहाज लेके जा रहे हैं। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? मियां शहबाज शरीफ साहब, आप मुल्क के अंदर देखें, आपकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है, कसम खुदा पाक की बहुत ज्यादती हो रही है अवाम के साथ। अवाम खुदकशियां कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये आपका दौर, मुशर्रफ साहब का दौर था, आप सब लोग जेलों में थे और भाभी कलसूम जो है वो घर में थी, जो खवातीन, नवाज शरीफ फैमिली की खवातीन थी, वो घर में होती थी। तो चंद एक बार मैं भी उनके साथ गया हूँ, भाभी अल्लाह ताला उनको अगरीके रहमत करे, उनके साथ बैठ के चाय भी पी और गुफ्तगू सुनी भी। वो एक बड़ी काबिल खातून थी, बड़ी रहमदिल खातून थी। आप जब जेलों में थे और मुशर्रफ साहब मार्शल लगा के बैठे थे, उस वक्त ये हालात नहीं थे। उस वक्त भी आप इतना जुल्म और लोगों के ऊपर नहीं हो रहा था जो आपकी हुकूमत में हो रहा है। जो आपने पीटीए के साथ किया, जो तहरीक लब्बैक के साथ किया, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप कश्मीर में कर रहे हैं, ये मुल्क के साथ इंसाफ नहीं है, ये अवाम के साथ इंसाफ नहीं है। खुदारा सियासी सियासी कोशिशें कीजिए, मुल्क को यकजा कीजिए, मुल्क की अवाम के आंसू पूछिए, मुल्क की अवाम जो भूखी है इस वक्त उनकी तरफ देखिए, गुर्बत के खात्मे के लिए काम कीजिए। आप लोगों के पास जा रहे हैं, आप कभी कहीं स्विट्जरलैंड आपका विजिट हो रहा है, कभी आप सऊदी अरब पहुंचे हो रहे हैं, कभी आप कहीं और जाके लोगों के झगड़े खत्म करने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का झगड़ा खत्म कीजिए, पाकिस्तान के अंदर अमन लेके आइए। अमन के बगैर दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं चलती, कोई मुल्क नहीं चलता, कहीं किसी मुल्क में तरक्की नहीं होती। यहाँ अमन जरूरी है, सियासी इस्लाह जरूरी है, कानूनी इस्लाह जरूरी है, आइन की बहाली जरूरी है। आइन की बहाली कीजिए, यही आपके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा कि अगर आपने अवाम को सुख का सांस दे दिया, आइन की बहाली कर दी, तो ये आपके लिए बड़ा इनाम होगा। और ये मेरी यही तजवीज है कि आपने जो आप मशीर रखे हैं उनके दिमागों में कुछ तेल डालिए ताकि वो आपको सही मशवरा दे सकें। तो जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर सारे दिल रोते हैं। मैं माजरत चाहता हूं कि मैं इतनी लंबी इसके ऊपर बात कर गया। अच्छा, वो अटॉर्नी जनरल वाला मामला अभी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। कश्मीर वाला मामला और पाकिस्तान में जो आया सैलाब है उसकी भी बात हो चुकी है। ईरान ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा, क्या बात। अमेरिका के साथ इतनी सी ताकत और इतना बड़ा अमेरिका, सुपर पावर दुनिया के कौन लड़ रहा है? ईरान। किसके साथ? जज्बे के साथ, जिसके 40 साल से जिसके ऊपर पाबंदियां हैं, उसने गैरत का इजहार किया और गैरतमंद फैसला किया। उसने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। इस वक्त तक ईरान के 270 अरब डॉलर के नुकसान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। कल जैसे ही ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात खत्म हुई तो ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिए सेंटकॉम के हेडक्वार्टर पे उर्दन में, और वहां से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उसने तबाही फेर के रख दी। पासदारान इनकलाब ने जो इसका अचानक हमले का किया, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे अमेरिकन फौजी जख्मी हैं और कई की हलाकतों की इतलात हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अपने फौजियों की हलाकत या जख्मी होने से इनकार किया गया है। तो बात यह है कि जिस मुल्क में गैरत होगी
वो गैरत के साथ जिएगा। शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप भी अमेरिका के साथ भिड़ जाएं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे दरिया बंद होने की वजह से जो पानी रुका हुआ है उसका एक किस्सा है, पूरी कहानी है उसके पीछे। उस जो डमी जंग की गई है ना, वो बता के हमले बहावलपुर पे, बता के हमले अमरीके में, और फिर छोड़ दो उसको, वो किसी और वक्त में बात करेंगे। और वो जिसने उसका फल खाना था वो खा चुका, लेकिन उसके पाकिस्तान क्या नतीजा भुगतेगा, आपका आयन मोतल हो चुका है हम लोग। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि ईरान वाली गैरत पैदा करें अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के मसाइल को देखें, और किसी की चापलूसी की जरूरत नहीं है। आप मुल्क में सियासी इस्लाहात लाएं, सियासी लोगों से डायलॉग करें। जो बेचारी यास्मीन राशिद, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन खिदमात, जेल में पड़ी, बीमार, 75 साल की, उसको तो, ये जो बेगुनाह लोगों के बच्चे जेलों में हैं उनके लिए कुछ कीजिए। उम्मीद है कि जो हुकूमत के मशीरान हैं वो हालात का सही तजिया करेंगे, सही हालात को समझेंगे, और हुकूमत को और माजरत और अदारों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मुल्क की तरक्की का वाहिद जरिया मुल्क में आइन की बहाली है, सियासी डायलॉग है, और मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। बंदूक के साथ अमन व अमान नहीं होता। मैं आपसे अख्तामी अल्फाज हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर में ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सियासी अप्रोच के साथ जाइए, और वहाँ के हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। उनके मुतालबात बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, उनके मुतालबात सुनिए। जो रियासत के मफाद में है उनको कबूल कीजिए, जो उनके अवाम के मफाद में है उनको भी कबूल कीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती के जो है तशद्दुद, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हम 1971 में ये भुगत चुके हैं। खुदारा अब ऐसे हालात से निकल आइए बाहर, ऐसा करने से निकल आइए, होश के नाखून लीजिए। और मैं अपने नाजरीन को दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं खुशदिली के साथ वीडियो मज़ीद बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासर हो और पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हो। अस्सलाम वालेकुम।